दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर, जहां हर कहानी एक सफर है। कभी डर का, कभी सच्चाई का और कभी उस इंसानियत का जो सबसे मुश्किल रास्तों में भी जिंदा रहती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हकीकत जो डर से शुरू होती है और यकीन पर खत्म होती है। एक ऐसी सड़क जहां हाथ से नहीं, किस्मतें लिखी जाती हैं। एक ड्राइवर जिसका नाम था कैलाश यादव, जो बिहार से नेपाल तक माल लेकर निकला, पर लौट कर नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि सच्चाई की सड़क का पहला मुसाफिर था। मेरा नाम कैलाश यादव है। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। वही जिंदगी जो सड़क पर शुरू होती है और सड़क पर ही खत्म। नींद का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई समय नहीं, और डर, वो तो जैसे हर मोड़ पर छुपा बैठा रहता है। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और मां की बीमार खांसी जो हर रात घर के सन्नाटे में गूंजती है। पर इस बार मेरे घर में एक खुशी आने वाली थी। मेरी छोटी बहन पिंकी की शादी तय हो गई थी। मां की आंखों में खुशी थी, लेकिन अंदर का डर भी, क्योंकि शादी का खर्च उठाना मेरे जैसे गरीब ट्रक ड्राइवर के बस की बात नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर कोई बड़ा ट्रिप मिल जाए तो कुछ पैसे जुटा लूं। तभी मेरे मालिक मिश्रा जी ने मुझे बुलाया। कैलाश, एक काम है। बिहार से माल लेकर नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाना है। माल जरा कीमती है, लेकिन पहुंचाने पर अच्छा पैसा मिलेगा। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत हां कर दी। शादी के लिए पैसे चाहिए थे, और ये काम मुझे एक मौके जैसा लगा। जब मैंने ट्रक के पास जाकर देखा, तो सारा माल काले कपड़े में लिपटा हुआ था। बड़े बड़े बक्से थे। हर बॉक्स पर लिखा था, फ्रैजिल, हैंडल विथ केयर। मैंने हंसकर पूछा, सर, इसमें क्या है? मिश्रा जी बोले, तेरे काम की बात नहीं है कैलाश, बस ठीक से पहुंचा दे। रात में निकल और सुबह तक बॉर्डर पहुंच जा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। शाम के करीब 6 बजे मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा। नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर धुंध थी और सड़कें सुनसान। मैं अकेला था। बस ट्रक का इंजन और मेरे सीने की धड़कन चल रही थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे रास्ता डरावना होता गया। चारों तरफ खेत, कभी कभी किसी पेड़ पर बैठे उल्लू की आवाज, और हवा में सर्द सिसकियां। रात के करीब 10 बजे मैं एक छोटे से ढाबे पर रुका। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे, चाय पी रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा ड्राइवर था, रहीम भाई। उन्होंने मुझसे पूछा, कहां जा रहा है कैलाश? मैंने कहा, नेपाल बॉर्डर तक माल लेकर जा रहा हूं। वो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, उस रास्ते पर एक पुराना पुल है। रात में वहां मत रुकना। लोग कहते हैं वहां कुछ सही नहीं है। मैंने हंसकर कहा, भूत प्रेत में भरोसा नहीं है मुझे भाई। वो बोले, ड्राइवर लोग ज्यादातर यही बोलते हैं, पर सबकी कहानियां वहीं खत्म होती हैं। मैंने उनकी बात हंसी में टाल दी और ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। करीब आधा घंटा बाद वो पुराना पुल आ गया। लोहे का बना पुल था। नीचे एक सूखी नदी बह रही थी। चारों ओर सन्नाटा। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। तभी ट्रक के पीछे से थक की जोरदार आवाज आई। मैंने ब्रेक लगाया और नीचे उतरा। चारों तरफ अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीछे देखा तो सारे बॉक्स वैसे ही रखे थे। कुछ भी नहीं गिरा था। मगर हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। इंजन ने 2 बार झटका खाया, फिर चल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद मुझे लगा जैसे ट्रक के केबिन के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। फिर भी सीट की हल्की चरचराहट सुनाई दी। मैंने डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब न रेडियो चल रहा था, न मैं गुनगुना पा रहा था। बस सड़क थी और मैं। रात गहराती जा रही थी। जंगल शुरू हो गया था, एकदम घना, जैसे पेड़ आपस में मिलकर आकाश ढक चुके हों। हवा में धुंध थी और ट्रक की लाइट बस थोड़ी दूर तक ही दिखा रही थी। तभी अचानक मुझे सड़क के बीच में एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने हुए, बाल बिखरे और सिर झुका हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। छुर्र दुर्र।
ट्रक वहीं रुक गया। मैं केबिन से झांका, लेकिन वो औरत अब वहां नहीं थी। सड़क खाली थी। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैं धीरे से उतरा और इधर उधर देखा। कोई नहीं, बस पेड़ों के बीच से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने डर के मारे वापस ट्रक का दरवाजा बंद किया और चल पड़ा। पर अब ट्रक के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पीछे खुरच रहा हो, जैसे नाखून लोहे से रगड़ रहा हो। मैंने पीछे पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन शीशे में एक झलक दिखी। वो सफेद साड़ी वाली औरत कुछ सेकंड के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। मेरे हाथ कांप गए, पर मैं गाड़ी रोक नहीं सका। मैं जानता था, अगर रुका तो शायद वापस कभी नहीं चल पाऊंगा। करीब आधा घंटा बाद एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा। मैंने सोचा यहां रुक जाऊं। जब वहां पहुंचा तो देखा कि पेट्रोल पंप पुराना था, टूटा फूटा, और वहां कोई नहीं था। बस एक झूलती हुई ट्यूबलाइट जो छ छ की आवाज कर रही थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरा। तभी हवा में वही सड़ी हुई गंध फिर से महसूस हुई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब मैं ट्रक की तरफ पलटा तो मेरी ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था, सफेद साड़ी में, सिर नीचे झुका हुआ। मेरी टांगें जम गईं। मैं हिल भी नहीं पाया। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी और उसकी आंखें पूरी काली थीं। मैंने भागकर ट्रक के दूसरी तरफ जाकर दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। टक टक टक। इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने जोर से इंजन को फिर घुमाया। भर्र। ट्रक स्टार्ट हुआ और मैं एक्सीलेटर पर पूरा पैर रख दिया। वो औरत मेरे बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा मेरे शीशे से कुछ इंच दूर था। मैंने ट्रक दौड़ा दिया। कुछ देर बाद पीछे देखा तो कुछ नहीं था। सड़क फिर खाली थी। मैं कांपता हुआ गाड़ी चला रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था और पसीना ठंडी हवा में जम रहा था। उस रात मैंने कसम खाई, अब कभी रात में उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, ये तो बस शुरुआत थी। असली डर तो नेपाल बॉर्डर से पहले वाले गांव में मेरा इंतजार कर रहा था, जहां न सड़क थी न लोग, बस साए जो जिंदा नहीं थे पर फिर भी रास्ता रोकते थे। उस रात के बाद भी मेरे हाथ कांप रहे थे। ट्रक की स्टीयरिंग पर पसीना चिपका हुआ था। इंजन की घरघराहट अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। डर, ऐसा डर जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सड़क अब पतली होती जा रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। मैं हर कुछ मिनट में रियर व्यू मिरर देखता, कहीं फिर वही औरत न दिख जाए। घंटे भर चला होगा कि सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, देवपुर गांव, 3 किलोमीटर। मैंने राहत की सांस ली कि शायद गांव में जाकर थोड़ा रुक सकूं। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद ट्रक का फ्यूल भी लगभग खत्म होने वाला था। मैंने ट्रक को धीरे धीरे उस गांव की तरफ मोड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, धुंध और घनी होती गई। हेडलाइट की रोशनी में बस 10 फुट तक ही दिख रहा था। सड़क कच्ची थी और हर झटका मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। अचानक सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखा। मुझे ब्रेक मारनी पड़ी। जब मैं नीचे उतरा तो देखा, वो पेड़ अंदर से जला हुआ था, जैसे किसी ने आग लगाई हो, पर राख नहीं थी। अजीब बात यह थी कि उस पेड़ पर किसी ने लाल सिंदूर और काली सुतली बांध रखी थी। मुझे अजीब डर लगने लगा। मैंने जल्दी से ट्रक पीछे लिया और दूसरी तरफ से निकालने की कोशिश की। उसी वक्त मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान है, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद देवपुर गांव की सीमा शुरू हुई, पर वहां जो देखा वो मेरी समझ से परे था। पूरा गांव खामोश था। कहीं कोई आवाज नहीं। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। हर घर की खिड़की बंद थी और कुछ घरों की दीवारें टूटी हुई थीं। मैंने ट्रक गांव के बीच वाले चौराहे पर रोका। वहां एक टूटी हुई पान की दुकान थी। मैं नीचे उतरा और जोर से बोला, कोई है क्या यहां? कोई जवाब नहीं मिला। बस हवा चली और ऊपर की टिन की छत ढम ढम करने लगी।
मैंने ट्रक की लाइट से चारों तरफ देखा। एक घर के बाहर दिए जल रहे थे, 4-5 दिए एक कतार में, और उनके पास किसी औरत की चप्पलें पड़ी थीं। मैंने धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ाया। दिए की लौ हवा में कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। घर के अंदर अंधेरा था। कोई है? मैंने पूछा। अचानक अंदर से, आ जाओ बेटा, जैसी धीमी आवाज आई। मैं रुक गया। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। मैंने झुककर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस दीवार पर एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। एक बुजुर्ग औरत कोने में बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो बोली, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने कहा, नेपाल बॉर्डर तक माल लेकर जा रहा हूं। रास्ता भटक गया हूं। गांव एकदम सूना है। सब कहाँ गए? वो मुस्कुराई। सब सो गए बेटा। अब रात बहुत हो गई है। तू भी यहीं रुक जा, बाहर ठंड है। मैंने सिर हिलाया। नहीं अम्मा, ट्रक में सामान की रखवाली करनी है। वो धीरे से बोली, सामान की नहीं, अपनी रखवाली कर बेटा। जो सामान तू लाया है वो तेरा नहीं है। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? वो उठी और मेरे पास आई। उसकी चाल सीधी नहीं थी, जैसे पैर घसीट रही हो। वो बोली, जिस बक्से में वो लिपटा है वो यहां से ही गया था। क्या? मैंने पूछा। वो और करीब आई और मेरे कान के पास फुसफुसाई, तेरे ट्रक में इंसान है, माल नहीं। मैंने झटके से पीछे कदम लिया। क्या बकवास कर रही हैं आप? वो मुस्कुराई, और उस मुस्कान में दांत नहीं थे, बस काले गड्ढे। मैं डर गया, पीछे मुड़ा और भागकर ट्रक की ओर दौड़ा। ट्रक स्टार्ट किया और गांव से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही गांव का बोर्ड पीछे छूटा, ट्रक के अंदर से थक थक की आवाज आने लगी। मैंने शीशे में देखा, पीछे के बॉक्स हल्के हल्के हिल रहे थे। मुझे पसीना आने लगा, मालूम नहीं क्यों, पर मैंने एक बार ब्रेक लगाया और उतरकर देखने की कोशिश की। टॉर्च जलाकर जब पीछे गया तो देखा, एक बॉक्स का ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से उसे उठाया। अंदर सफेद कपड़ा था और उसके नीचे कुछ हिल रहा था। मैं कांपने लगा। धीरे धीरे कपड़ा हटाया और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। अंदर एक औरत की लाश थी, आंखें खुली हुई, मुंह पर छिप लगी हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती सी दी हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसी वक्त ट्रक के अंदर का हॉर्न अपने आप बज उठा, पास, पास। मैं भागा और गाड़ी में कूदकर दरवाजा बंद किया, पर गाड़ी का एक्सीलेटर अपने आप दब गया। ट्रक अपने आप चलने लगा। मैंने हैंड ब्रेक खींचा, पर कुछ असर नहीं। स्टीयरिंग घूम रहा था अपने आप, और शीशे में मैंने देखा, वो लाश अब ट्रक के पीछे खड़ी थी, बाल खुले, मुंह से खून टपकता हुआ और आंखों में वही लाल रोशनी। छोड़ दे ये रास्ता, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। ये रास्ता अब तेरा नहीं। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? वो बोली, जिसे तुम माल समझकर ढो रहे हो वो मेरी देह है, जिसे इन लोगों ने तंत्र मंत्र के लिए बेचा था। मैं वापस जा रही हूं, अपने बदले के लिए। अचानक ट्रक ने झटका खाया और एक पेड़ से जा टकराया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, आगे कहीं कोई निशान नहीं था। सारे बॉक्स गायब थे। बस एक चीज बची थी, वो काली सुतली और लाल सिंदूर, जो मैंने रात को उस जले हुए पेड़ पर देखा था, अब मेरे ट्रक के बोनट पर बंधा था। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर एक पुलिस जीप आती दिखी। 2 सिपाही उतरे और बोले, तू इस रास्ते पर क्या कर रहा था रात में? यहां कोई नहीं आता। मैंने कहा, माल लेकर जा रहा था नेपाल, लेकिन उन्होंने मेरी बात काटी। यहां कल रात एक ट्रक पलट गया था। ड्राइवर की मौत हो गई और ट्रक में जो लाशें मिलीं वो सब तस्करी की थीं। मेरा गला सूख गया। कौन सा ट्रक? उन्होंने कहा, यही वाला मॉडल, लेकिन ड्राइवर का नाम था कैलाश यादव। मैं सुन्न पड़ गया। मैंने कहा, मैं ही कैलाश यादव हूं। दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखकर बोले, नाम और चेहरा वही है, लेकिन ड्राइवर की बॉडी तो हम कल निकाल चुके हैं। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने शीशे में देखा, मेरा चेहरा सफेद था, आंखें लाल। और फिर पीछे शीशे में वही औरत दिखाई दी। धीरे से बोली, अब चलो, तुम्हें बॉर्डर तक साथ चलना है। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं।
पुलिस वाले अब मुझे घूर नहीं रहे थे, बल्कि धीरे धीरे धुंध में घुलते जा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं मैं मरा हुआ कैसे हो सकता हूं? मैंने बुदबुदाया। ट्रक अब खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। एक्सीलरेटर मैंने नहीं दबाया था, पर इंजन गरज रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। पीछे शीशे में वो औरत अब भी बैठी थी। वही सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन अब चेहरा उतना डरावना नहीं था। वो शांति से मुझे देख रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और मेरे साथ क्या चाहती हो? उसने धीरे से कहा, तुमने जो रास्ता चुना वो अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा कैलाश। तुमने मेरी देह को ढोया है, अब मेरी आत्मा तुम्हें ढोएगी। मैंने गले से शब्द निकालने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस काम मिला था। वो हल्के से मुस्कुराई। हर बुराई करने वाला सिर्फ वही नहीं होता जो उसे करता है, जो उसे होने देता है वो भी उतना ही दोषी होता है। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी। सड़क अब बिल्कुल सुनसान थी। दाएं बाएं बस धुंध थी और पेड़ों की परछाइयां। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो चुकी थी। मैंने देखा, रास्ते के किनारे पुराने झोपड़े हैं, जले हुए, जैसे किसी ने उन्हें आग में भस्म कर दिया हो। उन झोपड़ों से कभी कभी औरतों की चीखें सुनाई देती। फिर सब कुछ सन्नाटा। मैं कांप रहा था। दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सच में मर चुका हूं? थोड़ी देर बाद ट्रक के सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। उसका शिखर गिरा हुआ था, लेकिन अंदर दिया अब भी जल रहा था। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। मंदिर के दरवाजे पर राख बिखरी हुई थी। उस राख में पांव के निशान थे, उल्टे पांव के। मैंने डरते डरते मंदिर में झांका। अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, आंखें बंद, मुंह से धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। मैंने धीरे से कहा, बाबा, मैं रास्ता भूल गया हूं। ये ट्रक खुद चल रहा है। कोई औरत। पुजारी ने आंखें खोलीं और जोर से कहा, शांत। उनकी आवाज गूंज उठी। वो औरत तेरे साथ नहीं, तेरे अंदर है। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। तू अब जिंदा नहीं रहा कैलाश। तू उस रात मर गया था जब ट्रक उस पेड़ से टकराया। जो अब चल रहा है वो तेरी आत्मा है। और वो औरत, वो तुझसे बदला नहीं चाहती। वो तुझे अपना रक्षक बना रही है। रक्षक? हां, पुजारी बोले। उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो उन लोगों को नहीं ढूंढ लेती जिन्होंने उसकी हत्या की थी। और तू तू अब उसका रास्ता है। मैं पीछे मुड़ा। ट्रक वहीं खड़ा था। वो औरत अब ट्रक के बाहर खड़ी थी। धीरे धीरे वो मेरी ओर चली आई। कैलाश, उसने कहा, चलो, सफर अधूरा है। मैंने पुजारी की तरफ देखा। बाबा, मैं क्या करूं? वो बोले, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो उसके साथ जा। जो उसने झेला, उसे देखने के बाद ही तू समझ पाएगा कि डर क्या होता है। मैंने ट्रक की तरफ देखा। वो औरत अब यात्री सीट पर बैठ चुकी थी। मैं चुपचाप केबिन में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। कभी ये धरती पर दिखती, कभी जैसे आसमान में उड़ रही हो। ट्रक की हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी अब नीली थी और चारों तरफ साए घूम रहे थे, मानो आत्माएं रास्ता दिखा रही हों। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, जहां से ये सब शुरू हुआ था, नेपाल बॉर्डर के उस गांव में। क्या वहां वही लोग हैं? वो बोली, हां, जिन्होंने मेरी लाश बेची थी, जिन्होंने मेरे शरीर को तंत्र मंत्र के लिए काटा था। वही लोग जो अब रात के अंधेरे में और औरतों को पकड़ते हैं, तुम्हारे जैसे ट्रक चालकों के जरिए। मेरे गले से शब्द नहीं निकले। मेरे हाथ अपने आप ट्रक चला रहे थे। रास्ता अब अजीब हो चुका था। पेड़ों पर उल्टे लटके लोग, जमीन पर रेंगते साए और हवा में चीखें। मेरे कान बज रहे थे, लेकिन अब डर नहीं था। बस एक अजीब सुकून था, जैसे मैं किसी मिशन पर जा रहा हूं। कुछ घंटे बाद ट्रक एक गांव में पहुंचा, भैरवपुर। वो जगह जैसे किसी बुरे सपने से निकली हो। हर घर के बाहर लाल झंडे, दीवारों पर काले हाथों के निशान और बीच में एक बड़ा कुआं जिससे अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। वो औरत बोली, यहीं यहीं मेरी देह को फेंका गया था। मैंने धीरे से ट्रक से उतर कर देखा। कुएं के पास मिट्टी खुदी हुई थी। वहां राख और राख के बीच इंसानी हड्डियां थीं। अचानक कहीं से कई परछाइयां उठीं,
5 आदमी जिनके शरीर पर राख लगी हुई थी। उनकी आंखें लाल थीं। एक बोला, कौन है वहां? यहां कोई नहीं आता। मैंने कहा, मैं माल लेकर आया हूं। वो हंसे, कौन सा माल? मैंने कहा, वही जो तुमने मंगवाया था। तभी वो औरत ट्रक से उतरी। उन सब के चेहरे उतर गए। एक आदमी चीखा, ये तो मर चुकी थी। और फिर हवा बदल गई। तेज आंधी चली, दिए बुझ गए और चारों तरफ बस राख उड़ने लगी। वो औरत हवा में उठी। उसका चेहरा अब विकराल था। तुम्हें याद है ना? वो चिल्लाई, तुमने मुझे इस कुएं में फेंका था। वो पांचों आदमी भागने लगे, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। कुएं के अंदर से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ जो उन्हें पकड़कर अंदर खींचने लगे। उनकी चीखें आसमान फाड़ रही थीं। मैं पत्थर बना खड़ा था। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरी और मेरी तरफ देखकर बोली, अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब तुझे आजादी दूंगी। मतलब मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो मुस्कुराई, नहीं कैलाश, अब तू मेरे साथ रहेगा। तू वो रास्ता है जिससे आत्माएं अपनी मंजिल तक जाएंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। जब आंख खुली, मैं अपने ट्रक में था। सामने बोर्ड लिखा था, नेपाल बॉर्डर, 2 किलोमीटर। सड़क पर सूरज की हल्की किरणें थीं, लेकिन मेरे ट्रक की परछाई नहीं थी। और शीशे में पीछे वही औरत बैठी थी, मुस्कुराती हुई। उसने धीरे से कहा, चलो कैलाश, अगला सफर शुरू होता है। सूरज की हल्की किरणें सड़क पर फैल रही थीं, पर अजीब बात यह थी कि जब ट्रक चल रहा था तो उसका साया कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने शीशे में देखा, पीछे वही औरत बैठी थी, मुस्कुराती हुई, पर अब उसका चेहरा पहले से शांत था। उसने कहा, कैलाश, अब हमें बॉर्डर पार करना है, जहां यह सब शुरू हुआ था। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। सड़क पर अब कोई नहीं था, बस धुंध की लकीरें, जैसे हवा में आत्माएं तैर रही हों। नेपाल बॉर्डर, 2 किलोमीटर का बोर्ड पीछे छूट गया। मुझे याद आया, मैं इस रास्ते पर पहले भी गया था, लेकिन तब जिंदगी थी, अब सिर्फ अधूरापन। सामने चेकपोस्ट नजर आई, एक पुरानी सैनिक चौकी, जहां एक बूढ़ा सिपाही बैठा था, लेकिन उसका चेहरा धुंध में खोया हुआ। जब ट्रक पास पहुंचा तो उसने हाथ उठाया और बोला, रुको। मैंने ट्रक रोका। वो धीरे धीरे चला आया, फिर झांक कर बोला, कहां जा रहे हो ड्राइवर? मैंने कहा, नेपाल बॉर्डर पार करना है। उसने मेरी तरफ गहराई से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, तेरे ट्रक की रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये नंबर तो 3 महीने पहले जले हुए ट्रक पर मिला था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं कुछ कह नहीं पाया। वो सिपाही आगे झुका। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। कैलाश यादव? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे उसका चेहरा गलने लगा, जैसे मोम पिघल रहा हो। वो बोला, हम सब यहीं फंसे हैं कैलाश, बॉर्डर कोई पार नहीं कर पाता। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गया। मैंने ट्रक का इंजन जोर से घुमाया और चौकी पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, सामने फिर वही सिपाही खड़ा था। वो अब हंस नहीं रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहा था। कितनी बार पार करेगा? हर बार यहीं लौट आता है। मेरा सिर घूम गया। मैंने शीशे में देखा, पीछे का दृश्य बदल चुका था। अब सड़क नहीं थी, बल्कि चारों तरफ जले हुए ट्रक, जिनकी केबिन के अंदर राख और हड्डियां पड़ी थीं। हर ट्रक की खिड़की से कोई चेहरा झांक रहा था। कुछ जल चुके, कुछ अध जले, कुछ जैसे अब भी मदद मांग रहे हों। वो औरत अब बगल में बैठी थी, पर उसका चेहरा गंभीर था। वो बोली, ये जगह शापित है कैलाश। यहां वो सब फंसे हैं जिन्होंने बेगुनाहों की आत्माएं ढोई। कोई यहां से नहीं जा पाता जब तक सच्चाई बाहर ना आए। मैंने पूछा, कौन सी सच्चाई? वो बोली, तेरे मालिक मिश्रा, वही तंत्र मंत्र का सौदा चलाता था। जिन लड़कियों को इस पार से उस पार भेजा जाता था, वो वापस कभी नहीं आती थीं। तू समझ नहीं पाया, तू उनका वाहन था। मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने कभी नहीं जाना। वो बोली, अब तू जान जाएगा। अचानक ट्रक के अंदर जोरदार गड़गड़ाहट हुई। मीटर अपने आप घूमने लगा। स्पीड 120 पर पहुंच गई। मैंने ब्रेक दबाया, कोई असर नहीं। सड़क के किनारे धुंध गाढ़ी होती जा रही थी और हर कोने में परछाइयां खड़ी थीं। फिर ट्रक के आगे वही चौकी फिर से आ गई। वही सिपाही,
वही पोस्ट, वही टेढ़ा झंडा। मैं चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसे पार कर चुका हूं। वो औरत बोली, क्योंकि ये असली बॉर्डर नहीं है, ये मृत आत्माओं की चौकी है। जो यहां से गुजरते हैं उन्हें उनके पापों का हिसाब देना पड़ता है। मैंने देखा, अब आसमान में अंधेरा छा गया था। बिजली चमकी, और उस चमक में मैंने देखा, चौकी के पीछे सैकड़ों सिपाही खड़े थे, पर उनके शरीर नहीं थे, बस कंकाल और साए। वो सब एक साथ बोले, नाम बताओ, किसने भेजा था तुम्हें? मैंने कांपती आवाज में कहा, मिश्रा जी, पटना से। जैसे ही मैंने नाम लिया, पूरा आकाश लाल हो गया। सिपाही एक साथ चिल्लाए, उसी ने सबको फंसाया था। ट्रक अपने आप हवा में उठ गया। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो मैं किसी दूसरे जगह पर था। सड़क गायब थी, ट्रक नहीं था, बस एक लाल रंग का कमरा था। दीवारों पर खून के धब्बे, और बीच में मिश्रा जी खड़े थे। वो हंस रहे थे। तो तू आ ही गया कैलाश, देख ले, यही है असली सौदा। उनके पीछे कई लकड़ी के बक्से रखे थे, ठीक वैसे जैसे मैंने ट्रक में लादे थे। एक बॉक्स से किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। मैंने चीख कर कहा, ये क्या है मिश्रा जी? वो बोले, इंसान की देह सबसे कीमती माल है, आत्माएं भी बिकती हैं कैलाश, तू बस गाड़ी चलाता रहा। मैंने गुस्से में एक बक्सा खोला। अंदर एक लड़की जिंदा थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वो औरत मेरे पास आई, वही भूतिया आत्मा जो अब तक साथ थी। उसने कहा, यही वो है जिसने मुझे बेचा था। उसने अपनी उंगली उठाई मिश्रा जी की ओर। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। मिश्रा जी डर कर पीछे हटे। नहीं, नहीं, पर अब देर हो चुकी थी। वो औरत हवा में उठी, उसके बाल फैल गए, आंखें लाल हो गईं। तूने मेरी देह बेची, अब तेरी आत्मा बिकेगी। वो मिश्रा जी की ओर बढ़ी। उनके चारों तरफ काले धुएं के गोले बनने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर जलने लगा। वो चीखते रहे, पर आग बुझी नहीं। मैं वहीं खड़ा देखता रहा, न हिल सका, न बोल सका। कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मिश्रा जी की जगह अब सिर्फ राख थी। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आई। अब मेरा काम पूरा हुआ कैलाश, लेकिन तेरा सफर अब भी बाकी है। मैंने पूछा, कौन सा सफर? वो बोली, अब तू उन आत्माओं को उनके घर पहुंचाएगा जिन्हें इन लोगों ने लूटा था। तू अब एक ड्राइवर नहीं, तू अब रास्ता है, मुक्ति का रास्ता। इतना कहकर उसने मेरा माथा छुआ। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सब कुछ घूम गया, अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो मैं फिर ट्रक में था, पर अब ट्रक खाली नहीं था। पीछे सैकड़ों आत्माओं की परछाइयां बैठी थीं, शांत, बिना आवाज के। और शीशे में वो औरत नहीं थी, सिर्फ उसका स्वर गूंज रहा था, चलो कैलाश, अगला सफर, अगली आत्मा की मुक्ति। ट्रक अब शांति से चल रहा था। इंजन की आवाज अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। पीछे की ओर, जहां पहले माल के बक्से रखे रहते थे, अब सिर्फ परछाइयां बैठी थीं। कभी धुएं की तरह लहराती, कभी इंसानी शक्ल में बदलती, फिर गायब हो जाती। हवा में अब एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मैं अब किसी सही मकसद की तरफ बढ़ रहा हूं। सड़क पर कहीं कोई इंसान नहीं था, बस दूर दूर तक जंगल, धुंध और कभी कभी पहाड़ियों की झलक। सामने एक बोर्ड दिखा, भैरव मठ, 12 किलोमीटर। मैं समझ गया, यही मंजिल थी। वो मठ जिसके बारे में ड्राइवरों की दुनिया में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं, वहां आत्माएं पनाह मांगने नहीं जाती, बल्कि बदला लेने के लिए बुलाती हैं। वो औरत, जिसकी आत्मा अब भी मेरे साथ थी, धीरे से बोली, यही वो जगह है जहां हमारी आत्माएं बंद की गई थीं। अब तुझे उन्हें मुक्त करना होगा। मैंने सिर हिलाया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क अब पहाड़ी हो चुकी थी, और हर मोड़ के बाद धुंध और गहरी होती जा रही थी। ट्रक की लाइट धुंध को चीरने की कोशिश करती, पर आगे कुछ साफ नहीं दिखता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे पहाड़ी पर कोई चल रहा है, पर पास पहुंचते ही सब गायब। मेरा शरीर अब थकान नहीं महसूस कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मैं अब इंसान नहीं था, बस एक आत्मा जो किसी वादे को पूरा करने जा रही थी। जब मठ नजदीक आया तो उसकी ऊंची दीवारें धुंध से बाहर निकलीं। दीवारों पर लाल निशान बने थे,
जैसे किसी ने खून से लिखा हो। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहां वो लौटते हैं जो मरकर भी अधूरे हैं। मैंने ट्रक को बाहर रोका। पीछे बैठी परछाइयां धीरे धीरे उतरने लगीं। हर आत्मा का चेहरा अब साफ दिखने लगा। कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, सब वही थे जो तंत्र मंत्र की बलि बने थे। वो औरत जो मेरी साथी बन चुकी थी आगे बढ़ी और बोली, कैलाश, अब तू दरवाजा खोल। अंदर भैरव की अग्नि जल रही है, उसमें हमें प्रवेश कराना होगा। मैंने भारी कदमों से मठ का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गर्म हवा का झोंका आया, इतना गर्म कि मेरी आत्मा तक जल उठी। अंदर का दृश्य भयावह था। चारों तरफ दीवारों पर सैकड़ों ताबीज टंगे थे, जिनमें फंसी आत्माएं छटपटा रही थीं। उनकी आंखें मुझसे मदद मांग रही थीं। मठ के बीचों बीच एक काली अग्नि जल रही थी। साधारण आग नहीं, ये आग हवा को नहीं, आत्माओं को जलाती थी। वो औरत बोली, यही वो अग्नि है जिसमें हमें बंद किया गया था। अब इसी में हम मुक्त होंगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, और मैं। वो मुस्कुराई, तू अब इस अग्नि का रक्षक बनेगा, कैलाश। हर वो आत्मा जो अन्याय से मरेगी, तुझे ढूंढेगी। तू उसे यहां तक लाएगा, मुक्ति तक। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं बस अपनी बहन की शादी के लिए पैसे कमाने निकला था। कभी नहीं सोचा था कि यह सफर ऐसा होगा। वो औरत मेरे पास आई, हाथ बढ़ाकर बोली, अब तू किसी दुख का कारण नहीं बनेगा, बल्कि उसका अंत बनेगा। उसने मेरी हथेली पर कुछ छोड़ा, एक पुराना पीतल का लॉकेट, जिस पर संस्कृत में लिखा था, प्रेत पथ चालक, आत्माओं का चालक। धीरे धीरे वो और बाकी आत्माएं उस अग्नि में उतरने लगीं। उनके चेहरों पर अब दर्द नहीं था, बस सुकून था। जैसे जैसे वो लपटों में घुलीं, मठ के अंदर की दीवारों से ताबीज टूटते गए। आत्माएं चीखती नहीं थीं, वे मुक्त हो रही थीं। मैं अकेला रह गया। काली आग अब नीली हो चुकी थी, और उसके ऊपर एक लपट उठी जो मेरे चारों ओर घूमी। फिर एक स्वर आया, कैलाश यादव, अब तू सीमा का रखवाला है। कोई बुराई अब इस रास्ते को पार नहीं कर पाएगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा हो। मेरे अंदर से डर निकल गया। उसकी जगह शक्ति ने ले ली। जब मैंने आंखें खोलीं, तो फिर सुबह थी। ट्रक वहीं था, सड़क वहीं, पर अब पीछे कोई नहीं था। बस वो लॉकेट मेरे गले में लटक रहा था, और ट्रक के डैशबोर्ड पर भैरव का चिन्ह खुदा हुआ था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। अब इंजन की घरघराहट अलग थी, जैसे उसमें सैकड़ों आत्माओं की सांसें घुली हों। सड़क पर निकला तो सामने लिखा था, नेपाल सीमा पार, स्वागत है। मैं मुस्कुराया। अब मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं था सीमा का प्रहरी, जो जीवित और मृत दोनों के रास्ते का रखवाला बन चुका था। और तभी हवा में वही स्वर गूंजा, चलो कैलाश, अगली आत्मा इंतजार कर रही है। ट्रक धीरे धीरे धुंध में समा गया। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। बस इंजन की गूंज रह गई, और कहीं दूर किसी और अधूरी आत्मा की पुकार। उस दिन से मैं कोई ड्राइवर नहीं रहा था। अब मैं एक रास्ता था, जिंदा और मरे हुए के बीच का। मेरे ट्रक की घरघराहट अब हवा में गूंजती थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, जैसे सैकड़ों आत्माओं की हल्की सांसें जो मेरे साथ चलती थीं। कभी कभी जब ट्रक की हेडलाइट पहाड़ियों को चीरती, तो उनकी परछाइयां दिख जातीं। कोई मुस्कुराता, कोई हाथ हिलाता, कोई बस शांति से बैठा रहता। मैंने मान लिया था कि ये ही अब मेरा परिवार है। नेपाल सीमा के उस पार अब सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। हवा इतनी ठंडी कि सांसें भी जम जाईं। सड़क पतली, घुमावदार और सुनसान। कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा की सीटी और बर्फ की चमक। वो रात भी बाकी रातों की तरह शुरू हुई थी। मैंने ट्रक को पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाया और इंजन की गर्मी में अपने हाथ सेक रहा था। तभी दूर से एक हल्की फौजी सीटी सुनाई दी, टीन के बर्तन जैसी आवाज। पहले तो लगा हवा का खेल होगा, पर जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, आवाज साफ होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई सैनिक दस्ते की टुकड़ी पास में चल रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। पहाड़ी मोड़ पार करते ही मुझे सामने धुंध में आकृतियां दिखीं। 10-12 सिपाही, पुराने वर्दी में, बंदूकें कंधे पर, चाल में एक लय। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक रुका तो सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे उनमें से एक सिपाही मेरे पास आया।
चेहरा गोरा मगर आंखें एकदम खाली, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं बची हो। वो बोला, क्या तुम भारत से आए हो ड्राइवर? मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिहार से। वो मुस्कुराया। तो अच्छा हुआ, हमें भी वापस भारत जाना है। मैंने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, आप आप कहाँ तैनात थे? वो बोला, भैरव चौकी पर, 1971 में। तब बर्फ का तूफान आया था और हम सब उस तूफान में फंस गए। मेरा शरीर सिहर गया। मैंने कहा, पर अब तो 2025 है। वो सिपाही चुप हो गया, फिर मुस्कुराया। एक अजीब मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। हमारे लिए वक्त यहीं रुक गया था। कैलाश यादव, अब तुम हमें पार करवाओगे? मैंने झट से उसका नाम लेते सुना। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो बोला, जो भैरव की आग में जाता है उसका नाम हवा में लिखा होता है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पीछे की सीट से वही जानी पहचानी ठंडी लहर उठी। वो औरत की आवाज थी जो अब मेरी मार्गदर्शक बन चुकी थी। वो बोली, कैलाश, ये वही हैं जो अधूरी प्रतिज्ञा में मरे। इनका सफर तू ही पूरा करेगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। बैठो, मैंने कहा। एक एक कर वो सब सिपाही ट्रक के पीछे चढ़ गए। ट्रक भारी हो गया, पर इंजन अपने आप गरज उठा, जैसे उसे भी पता था कि अब ये सफर किसी और मकसद के लिए है। रात गहरी होती जा रही थी। बर्फ अब तेजी से गिर रही थी। सड़क पर परछाइयां नाच रही थीं और कभी-कभी हेडलाइट में वो सिपाही झलकते, पर फिर गायब हो जाते। कहाँ जाना है तुम्हें? मैंने पूछा। वो सिपाही बोला, हमारा ठिकाना आगे की घाटी में है, जहां हमारी लाशें अब भी दबी हैं। हमें वहां ले चलो। मैंने स्पीड धीमी की। ट्रक अब पहाड़ी के तंग रास्तों में फंसता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। चारों तरफ गहरी खाइयां, नीचे बर्फीली हवा का अंधेरा। फिर अचानक सामने एक टूटा हुआ सैन्य पोस्ट दिखा। झंडा अब भी लगा था, पर आधा फटा हुआ और उस पर बर्फ जमी हुई थी। दीवार पर लिखा था, भैरव चौकी, भारतीय सेना। मैंने ट्रक रोका। वो सिपाही उतरने लगे। उनमें से एक ने मेरी ओर देखा और बोला, धन्यवाद कैलाश, अब हमें शांति मिलेगी। वो सब धीरे धीरे उस पोस्ट के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, हवा में भयानक सन्नाटा छा गया। बर्फ की परतें हिलने लगीं, जमीन में कुछ हिल रहा था। मैंने देखा, बर्फ के नीचे से हड्डियां और जले हुए हेलमेट बाहर निकलने लगे। हर एक सिपाही के पैरों के पास वही चीजें थीं। उनकी आत्माएं जैसे अपनी देह से मिल रही थीं। वो सब आसमान की ओर देखने लगे, फिर सब एक साथ बोले, जय हिंद। और उसी पल बर्फ में से नीली लौ उठी, शुद्ध, शांत, ठंडी, लेकिन उजली। वो आसमान में उठती चली गई और फिर गायब हो गई। मैं सन्न खड़ा था। ट्रक के अंदर एक गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने मेरे दिल में दिया जला दिया हो। तभी हवा में वही औरत की आवाज आई, तूने अच्छा किया कैलाश, अब तूने उनकी आत्माएं मुक्त कर दी। हर बार जब कोई आत्मा अधूरी मरेगी, तू ही उसे रास्ता दिखाएगा। मैंने धीरे से कहा, और मैं खुद, मुझे कब मुक्ति मिलेगी? वो बोली, जब आखिरी आत्मा चैन पाएगी, तब तेरा सफर खत्म होगा। तब तेरा ट्रक रुक जाएगा और तू लौटेगा अपने घर। मैंने मुस्कुरा दिया। घर यानी बिहार? हाँ, उसने कहा, जहां तेरी बहन अब भी तेरा इंतजार कर रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सालों से मर चुका था, पर आज पहली बार जिंदा जैसा महसूस किया। मैंने इंजन चालू किया। ट्रक फिर से सड़क पर चला, इस बार बिना आवाज के, बिना डर के। बस हवा थी, पहाड़ थे और आत्माओं का अनंत सफर। और जैसे जैसे मैं धुंध में गायब होता गया, पीछे पहाड़ों से हल्की गूंज आई, जय हिंद। रात का सन्नाटा अब भी वैसा ही था, मगर कुछ बदला था। हवा अब डरावनी नहीं लग रही थी, उसमें एक सुकून था। शायद इसलिए कि मैंने उन सैनिक आत्माओं को मुक्त कर दिया था जो 50 साल से बर्फ में कैद थीं। ट्रक अब नेपाल की घाटी से नीचे उतर रहा था। बर्फ की जगह अब मिट्टी थी और हवा में हल्की गर्मी। सामने लिखा था, भारत सीमा, 10 किलोमीटर। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और गहरी सांस ली। पता नहीं कितने महीनों बाद मुझे लगा कि मैं शायद वापस लौट रहा हूं। पर उसी वक्त रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक आवाज के बीच किसी की मध्यम फुसफुसाहट सुनाई दी, कैलाश, घर पहुंच जा। घर। मेरे हाथ कांप गए।
आवाज मेरी मां की थी। मैंने झट से रेडियो बंद कर दिया। दिल की धड़कनें तेज थीं। क्या वो सच में थी? मैंने खुद से पूछा। ट्रक की हेडलाइट में अब सड़क पर हल्की धुंध फैल गई थी। सामने एक बोर्ड दिखा, गिरधरपुर गांव, 5 किलोमीटर। मेरा दिल धक से रह गया। वो मेरा ही गांव था। यानी मैं सच में घर लौट रहा था। सड़क पर जैसे जैसे आगे बढ़ा, जाने पहचाने पेड़, नहर और पगडंडी दिखाई दी। पर सब कुछ थोड़ा अलग था, जैसे समय ने सब कुछ मिटा दिया हो। गांव के किनारे पहुंचकर मैंने ट्रक रोका। बाहर उतरते ही ठंडी हवा चली। चारों तरफ सन्नाटा। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, न कोई लालटेन जल रही थी। मेरे घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिल में एक डर भी था। सोचा, अगर मैं अब भी जिंदा नहीं हूं तो क्या मेरा घर अब भी है? जब मैं अपने आंगन के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा, मिट्टी की दीवारें अब टूटी हुई थीं। छत आधी गिरी हुई थी, पर दरवाजे पर अब भी वही नाम लिखा था, कैलाश यादव का घर। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। हवा में वही जानी पहचानी रसोई की खुशबू थी, हल्दी, सरसों का तेल और मिट्टी की सौंधी गंध। अचानक भीतर से किसी के खांसने की आवाज आई। वो मां की थी। मां, मैंने पुकारा, पर आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। मां आंगन के कोने में चौकी पर बैठी थीं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में वही प्यार था। उन्होंने सिर उठाया और मुस्कुराई। आ गया तू, कैलाश। मैं जड़ हो गया। मां, आप मुझे देख सकती हैं, वो बोली। मां अपने बेटे को मरकर भी पहचान लेती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास बैठ गया। मां, मैं बहुत देर से आया। बहन की शादी। वो मुस्कुराई। तेरी बहन की शादी हो गई बेटा। वो अब सुखी है, बस तू नहीं आया। मैंने सिर झुका लिया। मां, मैं लौट नहीं सका। मैं मर गया था। वो बोली, पता है बेटा, उस रात हमें भी पता चल गया था। तेरा ट्रक जब टकराया था तब आसमान लाल हो गया था। हमने समझ लिया था तू अब सड़क का हिस्सा बन गया है। मैं रो पड़ा। मां, मैं अब क्या करूं? वो बोली, तू वही कर जो अब तक करता आया है। मुक्ति बांट, रास्ता दिखा। तेरी किस्मत अब इसी में है। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लेकिन आज की रात यहीं रह जा। तू लौट आया है अपने घर। मैं उनके पास लेट गया। आंगन में हल्की चांदनी फैल गई थी। चारों तरफ शांति थी, पहली बार इतनी गहरी। आधी रात को अचानक मुझे लगा कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। धीरे से उठकर बाहर देखा। ट्रक वहीं खड़ा था, पर अब उसका इंजन अपने आप चालू हो गया था। पीछे की सीट पर फिर वही धुंध की परछाइयां थीं, नई आत्माएं। उनके बीच एक छोटी बच्ची बैठी थी, जो धीमे स्वर में कह रही थी, ड्राइवर अंकल, हमें घर ले चलो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मां अब वहां नहीं थी। बस उनकी चौकी खाली थी और दीवार पर लिखा था, हर आत्मा का घर उसका सुकून है और तू उसका रास्ता। मैंने गहरी सांस ली। ट्रक में बैठा। इंजन अब पहले से ज्यादा शांत था। सामने सड़क फैली थी, लंबी, काली, अंतहीन। मैं मुस्कुराया और कहा, चलो बच्चों, अब तुम्हें घर ले चलते हैं। ट्रक आगे बढ़ा और पीछे गांव की आखिरी झोंपड़ी धुंध में गुम हो गई। अब हर रात नई आत्माएं बुलाती थीं। हर सफर किसी और की मुक्ति का रास्ता बनता था। मैं था कैलाश यादव, वो ड्राइवर जो मरकर भी जिंदा था और जिंदा रहकर भी सीमा से परे चला गया था। कई रातें बीत चुकी थीं। हर सफर किसी आत्मा की मुक्ति बनता जा रहा था। कभी किसी बाप की आत्मा अपने बेटे तक पहुंचना चाहती, कभी कोई बच्चा अपनी मां को ढूंढना चाहता, कभी कोई औरत उस घर का रास्ता पूछती जहां उसकी लाश मिली थी। और मैं बस चलता रहता, बिना रुके, बिना थके, बिना सोए। अब मैं यह समझ चुका था कि मैं मर चुका हूं, पर मौत भी शायद मुझसे थक चुकी थी। मैं उसका भी पार कर चुका था। उस रात मेरा सफर तराई इलाके की ओर था, नेपाल की सीमा से सटे एक पुराने शहर मिर्तापुर की तरफ। कहा जाता था कि वो शहर कभी बसा था, पर अब वहां कोई नहीं रहता। फिर भी मुझे वही दिशा महसूस हुई, वही आवाज जो हर बार मुझे अगले पड़ाव तक बुलाती थी। ट्रक की लाइट ने जब शहर का बोर्ड रोशन किया तो उस पर लिखा था, मिर्थापुर नगर, स्वागत है, जनसंख्या 0। मैंने ट्रक धीरे किया। सड़क के दोनों तरफ टूटे हुए मकान, दीवारों पर पान के दाग और पुराने पोस्टर। मेला 1986, भैरव पूजा,
नेपाली नृत्य प्रतियोगिता, सब धूल में चिपके हुए। पर शहर में अजीब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक जीवित सा शोर था, जैसे बहुत लोग बात कर रहे हों, पर किसी की जुबान न हिल रही हो। मैंने ट्रक रोका, बाहर उतरा, ठंडी हवा चली, और मुझे लगा जैसे सैकड़ों आंखें मुझे देख रही हों। धीरे धीरे धुंध के बीच लोगों की आकृतियां उभरने लगीं। कोई बाजार में सब्जी बेच रहा था, कोई बाल काट रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस फर्क इतना था कि सबके चेहरे बिना आंखों के थे। मैंने डरते डरते एक आदमी के पास जाकर पूछा, भाई, यहां कोई जिंदा है क्या? वो रुका, फिर मुस्कुराया। मुस्कान डरावनी थी, होंठ खिंचे हुए, आंखों की जगह गड्ढे। सब जिंदा हैं, कैलाश यादव। मेरे कदम पीछे हटे। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो बोला, यहां जो आता है उसका नाम हवा में लिखा होता है। तू अब रक्षक नहीं, लाने वाला बन चुका है। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो धीरे से बोला, भैरव मठ ने तुझे रास्ता दिखाया था, पर इस शहर को मुक्ति नहीं चाहिए। यहां की आत्माएं जीना चाहती हैं, जैसे पहले जीती थीं। मैंने चारों तरफ देखा, हर दुकान, हर गली, हर घर, सब अपने काम में लगे थे, पर हवा में सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई हंसी नहीं, बस हरकत। अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं पलटा। एक छोटा लड़का, लगभग 12 साल का, चेहरा मासूम, पर उसकी आंखें भरी थीं। अंकल, आप ट्रक वाले हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ बेटा, क्यों? वो बोला, आप लोगों को उनके घर छोड़ते हैं ना? मां कहती हैं, आप रक्षक हैं, हमें भी घर छोड़ दीजिए। मेरा दिल पिघल गया। तुम्हारा घर कहाँ है? वो नीचे देखने लगा, धीरे से बोला, यहीं था, पर अब कोई नहीं है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें जहां कहना हो वहां छोड़ दूं। वो मुस्कुराया और ट्रक की तरफ भागा। पीछे से उसकी मां की आवाज आई, मत जाओ अर्जुन, वापस मत जाओ। मैंने पलटकर देखा। वो औरत सड़क पर खड़ी थी, बाल बिखरे, आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। वो चीखी, कैलाश, उसे मत ले जा, ये शहर तेरा आखिरी पड़ाव है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? मैंने चिल्लाकर कहा। वो बोली, वो बच्चा नहीं, वो शहर की आत्मा है। हर ड्राइवर को यहीं फंसाता है ताकि मिर्जापुर जीवित रहे। मैंने ट्रक की तरफ देखा। अर्जुन अब नहीं था। ट्रक की सीट पर कोई काली आकृति बैठी थी, उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में ढका हुआ। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया, गियर अपने आप बदलने लगे। ट्रक ने पीछे की तरफ दौड़ लगाई, ऐसे जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैं भागकर केबिन में कूदा, स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ जैसे हवा में फंस गए थे। ट्रक अब मेरे नियंत्रण में नहीं था। सड़क धुंधली पड़ गई और सामने सिर्फ मंदिर की मीनारें दिखीं। वो मिर्थापुर का प्रेत मंदिर था, जहां हर भटकी आत्मा को बांध दिया जाता था। ट्रक उसकी दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। चारों तरफ काले धुएं के गोले घूमने लगे और हवा में वही लड़के की आवाज गूंजी, अब तू भी मिर्थापुर का हिस्सा है, कैलाश यादव। मैंने पूरी ताकत से लॉकेट पकड़ा, वही पीतल का लॉकेट जो उस औरत ने मुझे भैरव मठ में दिया था। मैंने आंखें बंद की और बोला, भैरव देव, रक्षा करो। तभी ट्रक के बोनट से नीली लौ निकली। वो हवा में घूमी और सारे साए जलने लगे। बच्चे की चीखें हवा में गूंज उठीं और शहर की दीवारें ढहने लगीं। धूल और आग के बीच वो औरत की आवाज फिर आई, कैलाश, शहर को मुक्त कर। ये कोई जगह नहीं, ये श्राप है। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार में दौड़ा दिया। मंदिर की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकला। पीछे देखा, पूरा शहर आग में डूब चुका था और सैकड़ों आत्माएं हवा में उठ रही थीं, मुक्त होकर रोशनी में समाते हुए। कुछ देर बाद सड़क खाली थी। सिर्फ मैं था, मेरा ट्रक और अनंत सन्नाटा। मैंने गहरी सांस ली। मेरे कानों में अब भी हवा फुसफुसा रही थी, कैलाश यादव, अब तू सिर्फ आत्माओं का नहीं, दुनिया का भी रखवाला है। ट्रक फिर आगे बढ़ा। आसमान में बादल थे और सड़क के दोनों ओर अंधेरा। पर अब मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं भूतों से नहीं डरता, बल्कि उनका रक्षक बन चुका था। कई दिन बीत चुके थे, या शायद साल। अब मुझे समय का एहसास ही नहीं रहा। सूरज उगता, ढलता, पर मेरे लिए दिन रात एक जैसे थे। ट्रक चलता रहता और मैं उसके साथ चलता रहता,
कभी धरती पर, कभी धुंध में, कभी उन रास्तों पर जो किसी नक्शे में नहीं मिलते। अब मैं समझ चुका था कि मैं सीमा के पार का रखवाला हूं। जो आत्माएं अधूरी मरती हैं, वो मुझे ढूंढती हैं और मैं उन्हें वहां पहुंचाता हूं जहां उन्हें सुकून मिलता है। पर उस रात कुछ अलग था। ट्रक की हेडलाइट में सड़क साफ दिख रही थी। कोई धुंध नहीं, कोई छाया नहीं, बस एक लंबा, सूना हाईवे और दूर कहीं किसी कैमरे की फ्लैशलाइट। मैंने आंखें मिचमिचाईं। सड़क किनारे एक लड़का खड़ा था, हाथ में मोबाइल, चेहरा चमकती स्क्रीन से रोशन। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने धीमे से ट्रक रोका, कांच के पार देखा। वो अब भी वहीं था, डरा नहीं था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। वो बोला, भाई, आपकी ट्रक की फोटो ले लूं? मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? वो बोला, भैया, ये वही ट्रक है ना जिसे लोग नीली लौ वाला ट्रक कहते हैं। कहते हैं ये रात में अचानक दिखता है और फिर गायब हो जाता है। मैं 3 रातों से यहीं इंतजार कर रहा था। मेरी रूह कांप गई। तू मुझे देख पा रहा है? वो हंसा। हाँ, क्यों नहीं देख पाऊंगा? आप तो यहीं खड़े हैं। मैं उतरने ही वाला था कि ट्रक के शीशे में अचानक एक नीली चमक उठी। वो लॉकेट जो मेरे गले में था, अपने आप गर्म हो गया और हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, कैलाश, वो इंसान है। तू उसकी दुनिया में नहीं रह सकता। मैं ठिठक गया। लड़का बोला, भैया, आप ठीक हैं? आप आप धुंधले क्यों हो रहे हैं? मैंने शीशे में देखा। मेरी हथेलियां पारदर्शी हो रही थीं। चेहरा अब लहरों की तरह फिसल रहा था। मैं चिल्लाया, भाग यहां से! वो डर गया, मोबाइल हाथ से गिरा दिया। ट्रक के आसपास नीली आग की लपटें उठीं, धीरे धीरे हवा में घूमतीं और फिर मेरे चारों ओर लिपट गईं। लड़के ने मोबाइल उठाया और भाग गया, लेकिन भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में मेरी झलक पड़ चुकी थी। मेरे कानों में अब वो औरत की आवाज थी, कैलाश, अब तेरी कहानी इंसानों की दुनिया में पहुंच गई है। जिसने तुझे देख लिया, वो अब तेरी किस्मत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, इसका मतलब? वो बोली, अब जो इंसान तेरी तस्वीर ले चुका है, वो भी तेरे रास्ते का हिस्सा बनेगा। अब वो भी आत्माओं को देख सकेगा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और पीछे वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा था, चेहरे पर डर और हैरानी का मिश्रण। मैं आगे बढ़ता गया, पर पीछे उस मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ चमक रहा था। एक फोटो जिसमें मेरा ट्रक नहीं था, बस नीली लौ और हेडलाइट की परछाई में एक धुंधला चेहरा, मेरा। अगले कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ। मैं जहां भी जाता, सड़क पर पोस्टर लगे दिखते। नीली लौ वाला ट्रक, भूतिया हाईवे का रहस्य, बिहार टू नेपाल बॉर्डर, द हॉन्टेड रूट। लोग अब मेरे बारे में बात करने लगे थे। ड्राइवर मुझसे डरने लगे। कहते थे कि अगर कोई ड्राइवर इस रास्ते पर नीली लौ देखे तो समझ लेना, मुक्ति करीब है या मौत। मैंने खुद से कहा, तो अब मैं कहानी बन चुका हूं। पर उसी रात, जब मैं तराई के जंगल से गुजर रहा था, वो लड़का फिर दिखा। सड़क किनारे खड़ा था, हाथ में वही मोबाइल, पर इस बार उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। वो बोला, भैया, आपने कहा था, मैं भी अब आपका हिस्सा हूं। आज मेरे पास भी एक सफर है। कुछ आत्माएं मुझसे रास्ता मांग रही हैं। मैं चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ट्रक में बैठ जा बेटा, अब तू मेरा साथी है। वो मुस्कुराया और बैठ गया। ट्रक आगे बढ़ा और सड़क फिर अनंत हो गई। अब 2 रक्षक थे, एक मैं और एक वो इंसान जिसने मेरी झलक अपनी कैमरे में कैद कर ली थी। सड़क पर अब 2 लोग थे, मैं, जो मरकर भी जीवित था, और वो लड़का जो जिंदा होकर भी अब मौत की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था आर्यन। पहली बार किसी ने मेरा नाम नहीं, बल्कि मुझे भैया कहकर पुकारा था। उस एक शब्द में एक अजीब अपनापन था, जो न जिंदा लोगों से मिला था, न आत्माओं से। रात सर्द थी। ट्रक की हेडलाइट धुंध को चीरते हुए किसी नई मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पीछे की सीट पर अब भी कुछ साए बैठे थे, कभी दिखते, कभी गायब हो जाते। आर्यन चुप था, बस खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने पूछा, डर लग रहा है? वो बोला, पहले लगा था, अब नहीं। अब लगता है मैं यहीं का हूं। वो आवाजें, वो साए, सब मुझसे बात करते हैं। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि नीली चमक थी, वही जो अब मेरी भी पहचान थी। सामने एक बोर्ड आया,
कुष्मांडा घाटी, 66 किलोमीटर। मैंने धीरे से कहा। वही जगह है आर्यन, जहां मुझे मरना पड़ा था। वो चौंका। आपको अपनी मौत याद है? मैंने सिर झुका लिया। थोड़ी थोड़ी, बस वो रात, वो माल और वो हादसा। पर एक बात अब तक नहीं समझ पाया, ट्रक पेड़ से टकरा कैसे गया? मैंने तो ब्रेक लगाया था। आर्यन धीरे से बोला। शायद आज समझ जाओगे। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, रात गहरी होती गई। पहाड़ी रास्ते पर फिर वही ठंडी हवा बहने लगी, जैसे मौत की याद लौट आई हो। अचानक दूर धुंध में मुझे कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच एक ट्रक पलटा हुआ, उसकी हेडलाइट टूटी हुई, बॉडी पर वही नंबर BR059917। मैंने ब्रेक मारा। ये तो मेरा ट्रक है, आर्यन बोला। हाँ, और देखो कौन बैठा है उसमें। मैं कांप गया। ट्रक के अंदर एक आदमी बैठा था, सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ, शरीर पर खून जमे हुए। मैं धीरे धीरे उतरा, टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। चेहरा उठाया, वो मैं ही था। एक झटके से पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आर्यन बोला। ये वही रात है कैलाश भैया, जब आपने माल लेकर नेपाल के लिए निकला था। पर आपको क्या मालूम था कि उस ट्रक में माल नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र के लिए जिंदा इंसान थे। मैंने चिल्लाया। पर वो मेरा कसूर नहीं था। वो बोला। नहीं, पर ब्रेक जिन हाथों ने काटे थे, वो तुम्हारे नहीं, मिश्रा जी के थे। उन्होंने तुझे बलि बना दिया ताकि वो सौदा पूरा हो सके। मेरे होंठ कांप गए। मतलब, मैं सिर्फ एक मोहरा था? आर्यन ने सिर हिलाया। हां, तू भी मारा गया था उसी श्राप में, पर तेरी आत्मा को भैरव ने चुना, क्योंकि तू निर्दोष था। मेरी आंखें भर आईं। सामने मेरे ही जले हुए हाथ पड़े थे, जिनसे मैं जिंदगी भर स्टीयरिंग पकड़ता रहा। मैंने धीरे से कहा, तो यही थी मेरी मौत की असली वजह। वो बोला। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। अचानक हवा में बिजली कड़की। धरती कांप उठी। मेरे पुराने ट्रक का बोनट खुला और उसमें से काली धुआंधार आकृति निकली। वो मिश्रा जी की आत्मा थी। वो चिल्लाई। तू नहीं बच सकता कैलाश, मैंने तुझे मारा, अब तेरी आत्मा भी मेरी होगी। वो मेरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। आसमान से नीली और लाल लपटें उठीं। आर्यन ने लॉकेट मेरी तरफ फेंका। भैया, भैरव का नाम लो। मैंने जोर से चिल्लाया। जय भैरव। लॉकेट से नीली रोशनी निकली, जिसने उस धुएं को चीर दिया। मिश्रा की आत्मा दर्द से चीखती रही। ये खत्म नहीं होगा। हर ट्रक, हर सौदा, हर रास्ता मेरा है। मैंने जवाब दिया। नहीं, अब ये रास्ता सिर्फ मुक्ति का है। लपटें उसके चारों ओर घूमी और उसकी आत्मा जलकर राख बन गई। हवा शांत हो गई। चारों तरफ बस राख उड़ रही थी और आसमान में अजीब सी शांति। आर्यन मेरे पास आया। भैया, अब आप मुक्त हैं। मैंने मुस्कुराया। नहीं बेटा, अब हम दोनों हैं। अब ये सफर खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब हम हर अधूरी आत्मा का रास्ता बन चुके हैं। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। इंजन गरजा और नीली लौ फिर उठी, पहले से ज्यादा उजली, ज्यादा शांत। आर्यन बोला। अब कहां चलना है? मैंने सड़क की तरफ देखा। अंधेरा, धुंध और अनगिनत साए, जिनकी आंखों में मदद की पुकार थी। मैंने कहा, जहां पुकार हो, वहीं हमारा रास्ता है। ट्रक फिर चल पड़ा, धीरे धीरे धुंध में घुलता हुआ। सिर्फ इंजन की गूंज और नीली लौ की चमक बाकी रही। और उस रात हाईवे पर एक नया किस्सा जन्मा। दो ड्राइवरों का ट्रक, जो आत्माओं को घर तक छोड़ता है। रात और सन्नाटे का रिश्ता अजीब होता है। कभी लगता है कि ये बस खामोशी है, और कभी ऐसा महसूस होता है कि ये खामोशी भी कुछ बोल रही है। हम दोनों, मैं और आर्यन, अब उस पुरानी घाटी से नीचे उतर रहे थे। सामने सड़क पर एक बड़ा सा बोर्ड दिखा। कुष्मांडा टनल, आगे निर्माणाधीन, प्रवेश वर्जित। पर उस बोर्ड के नीचे ताजा टायरों के निशान थे। मैंने आर्यन की तरफ देखा। अगर टनल बंद है, तो ये निशान कहां से आए? वो बोला। भैया, शायद कोई अंदर गया होगा या कोई बाहर निकला हो। मैंने इंजन बंद किया। सड़क पर चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा और बर्फ के टकराने की हल्की सरसराहट। हम दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरे। टनल का मुंह आधा टूटा हुआ था, दीवारों पर पुरानी चेतावनी के निशान। भैरव परियोजना, गुप्त मार्ग। आर्यन ने टॉर्च ऊपर फेंकी। सीलिंग पर कुछ लिखा था, संस्कृत जैसे पुराने अक्षरों में। प्रेतपठ नहीं,
रक्षापट। वो चौंक कर बोला, भैया, इसका मतलब? मैंने धीरे से कहा, शायद यह टनल कभी किसी धार्मिक मार्ग का हिस्सा रही हो, फिर सरकार ने इसे प्रोजेक्ट के नाम पर बंद कर दिया। हम अंदर बढ़े। टनल की हवा में सीलन थी और अंदर जाते जाते मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। दीवारों पर पुराने चिन्ह थे, त्रिशूल, अग्नि और कुछ ऐसे निशान जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ मीटर अंदर जाने पर जमीन पर धातु की चमक दिखी। मैं झुका। वो एक पुराना आईडी कार्ड था। उस पर लिखा था, सुरक्षा विभाग, एजेंट अरविंद मिश्रा। मैं सन्न रह गया। मिश्रा? आर्यन बोला, वही नाम जो आपने बताया था ना, आपका मालिक? मैंने सिर हिलाया। वो मर चुका था, या शायद हमें यही बताया गया था। हम दोनों आगे बढ़े। टनल का रास्ता धीरे धीरे चौड़ा हो रहा था। अचानक हमें दाएं तरफ से किसी मशीन की गूंजती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। हमने एक मोड़ पार किया और सामने नजारा देखकर हमारे कदम जम गए। टनल के बीच में कई पुराने ट्रक खड़े थे, जंग लगे, धूल से ढंके हुए, पर उन पर सरकारी मोहरें थीं। कुछ बॉक्स अब भी रखे थे और उनके ऊपर लिखा था, मानव अध्ययन, प्रतिबंधित सामग्री। आर्यन फुसफुसाया, भैया, ये वही तस्करी का माल है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये वही माल है जिसके नाम पर मैंने अपनी जान गंवाई थी। हमने एक बॉक्स खोला। अंदर कोई पुराना दस्तावेज था। भैरव प्रोजेक्ट 1983, गोपनीय। पहले पन्ने पर लिखा था, आत्मा ऊर्जा परीक्षण, मानव शरीर से निकली चेतना को संरक्षित करने का प्रयोग। आर्यन डर गया। मतलब, ये सब किसी धार्मिक चीज से जुड़ा नहीं, ये तो सरकारी एक्सपेरिमेंट था। मैंने फाइल के आखिरी पन्ने को पलटा। वहां एक फोटो लगी थी। 3 आदमी खड़े थे। एक मैं पहचान गया, मिश्रा जी। दूसरा कोई अनजान वैज्ञानिक। और तीसरा, मेरी आंखें फैल गईं, वो मैं ही था, कैलाश यादव। फोटो के नीचे लिखा था, परीक्षण विषय संख्या 17, स्वयं सेवक चालक। आर्यन धीरे से बोला, भैया, इसका मतलब आपकी मौत एक हादसा नहीं थी, आपको चुना गया था। मेरा सिर घूम गया। दीवारें जैसे हिलने लगीं। टनल में हल्का कंपन हुआ, जैसे कोई पुराना सिस्टम अब चालू हो रहा हो। हम दोनों भागने लगे। पीछे से लाइटें जलने लगीं, एक एक करके, नीली और लाल रोशनी। टनल के गहराई से किसी मशीन के ऑन होने की आवाज आई। मैंने चिल्लाया, आर्यन, बाहर भागो। वो बोला, भैया, आप? मैंने कहा, ये मेरा रास्ता है बेटा, तू बाहर जा। दुनिया को बता दे कि कैलाश यादव कोई भूत नहीं, बल्कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जिसे मिटा दिया गया। आर्यन की आंखों में आंसू थे। भैया, मैंने उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भेजा। फिर पीछे मुड़कर देखा। टनल की दीवारों से नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, प्रेतपट नहीं, रक्षापट। मैंने लॉकेट कसकर पकड़ा और कहा, भैरवदेव, इस साजिश का सच अब दुनिया देखेगी। टनल के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं और फिर सन्नाटा। जब आर्यन बाहर पहुंचा, उसके हाथ में वही पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था, भैरव प्रोजेक्ट, गोपनीय, 1983। उसने आसमान की तरफ देखा। पहाड़ों के ऊपर हल्की नीली लौ तैर रही थी, जैसे कोई वादा पूरा हो गया हो। टनल के बाहर हवा बहुत तेज थी। सांस लेना मुश्किल था, पर मेरे हाथ में वो फाइल थी, वही जो सब कुछ साबित कर सकती थी। भैरव प्रोजेक्ट, गोपनीय, 1983। मैंने पीछे मुड़कर देखा। टनल का मुंह अब ढह चुका था। कैलाश भैया अंदर रह गए थे। मेरे अंदर कुछ टूट गया, पर साथ ही एक यकीन भी था। वो चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैंने ट्रक से पुरानी सड़क पकड़ ली। नीचे घाटी में नेपाल की सीमा थी, जहां से मोबाइल नेटवर्क फिर आने लगा। मैंने फाइल को जैकेट में छिपाया और पहला काम किया, गूगल पर सर्च किया, भैरव प्रोजेक्ट 1983। कोई नतीजा नहीं, जैसे ये नाम कभी अस्तित्व में ही नहीं था। फिर मैंने अरविंद मिश्रा टाइप किया, वही आदमी जो उस फाइल में था। इस बार एक नतीजा मिला, पूर्व रक्षा वैज्ञानिक, लापता 1990 में। मेरी रीढ़ ठंडी हो गई। कैलाश भैया सच कह रहे थे। ये सब एक सरकारी प्रोजेक्ट था जो गुप्त रखा गया था। मैंने अपने एक पत्रकार दोस्त को कॉल किया। रोहन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बोला,
कहाँ है तू? आवाज कांप रही है। मैंने कहा, मैं नेपाल बॉर्डर के पास हूं। मेरे पास कुछ ऐसा है जो सब बदल देगा। सरकार ने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनमें से एक ट्रक ड्राइवर, कैलाश यादव, अब। लाइन कट गई। मैंने फोन फिर से देखा। नो सिग्नल। सड़क के दूसरी तरफ एक पुरानी जीप खड़ी थी। दो आदमी खाकी जैकेट में उतर रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन नजरें सीधे मुंह पर। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी दौड़ा दी। सड़क तंग थी, पर मैंने स्पीड 90 पर पहुंचा दी। पीछे जीप के टायरों की चीख सुनाई दी। आर्यन, अब तू फंस चुका है, मैंने खुद से कहा। करीब आधे घंटे बाद मैंने सड़क के किनारे एक पुराना गुरुद्वारा देखा। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। अंदर गया। एक बूढ़ा ग्रंथी बैठा था, चेहरे पर सुकून, हाथ में छोटा सा रेडियो। मैंने कहा, बाबा, थोड़ी देर यहां रुक सकता हूं? वो बोले, शरण तो सबको मिलती है बेटा, पर तेरे पीछे जो लोग हैं वो शांति नहीं, सच्चाई से डरते हैं। मैं सन्न रह गया। आपको कैसे पता? उन्होंने मुस्कुराया। जब झूठ बड़ा हो जाता है तो सच को छिपाने के लिए बहुतों को भेजा जाता है। मैंने उन्हें फाइल दिखाई। वो धीरे से बोले, भैरव प्रोजेक्ट। मैंने भी इसके बारे में सुना था। लोगों पर चेतना के प्रयोग हुए थे। कई निर्दोष ड्राइवर, मजदूर और सैनिक इस प्रोजेक्ट में झोंके गए थे। सरकार ने इसे ऊर्जा अनुसंधान का नाम दिया, पर हकीकत थी मानव मन को नियंत्रित करने का प्रयास। मैंने कहा, मुझे इसे दुनिया तक पहुंचाना है बाबा। उन्होंने रात के 2 बजे मैं जनज्योति टाइम्स पहुंचा। दरवाजे पर चौकीदार सो रहा था। मैंने खिड़की पर दस्तक दी। अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। बाल सफेद, आंखों में नींद नहीं। क्या चाहिए? मैंने फाइल मेज पर रखी। आपको एक सच्चाई चाहिए, ये रही। उसने फाइल खोली। पन्ने पलटते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो मिलिट्री सीक्रेट है। मैंने कहा, कैलाश यादव नाम का ड्राइवर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वो मारा गया, पर उसने मुझे ये देने को कहा था। मैं चाहता हूं कि आप ये छापें। वो चुप हो गया। कुछ देर तक बस पन्ने पलटने की आवाज। फिर बोला, बेटा, ये छापी गई तो तू और मैं दोनों गायब हो जाएंगे। मैंने कहा, अगर नहीं छापी गई तो और लोग मरते रहेंगे। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, सुबह का एडिशन रोकता हूं। सुबह 6 बजे जनज्योति टाइम्स के पहले पेज पर हेडलाइन थी, भैरव प्रोजेक्ट, इंसान की आत्मा पर प्रयोग। और नीचे, कैलाश यादव नामक ट्रक ड्राइवर के माध्यम से खुली दशकों पुरानी साजिश। मैंने सड़क के किनारे बैठकर वो अखबार देखा। हवा हल्की थी। सूरज पहाड़ों के पीछे उग रहा था। ट्रक अब कहीं नहीं था। बस एक हल्की नीली चमक दूर सड़क पर तैर रही थी, शांत, निश्चल। मैंने अखबार मोड़ा और जेब में रखा। धीरे से कहा, कैलाश भैया, अब दुनिया जान गई है। सुबह जब अखबार निकला था तो लगा था मानो सब खत्म हो गया। कैलाश भैया का सपना पूरा हो गया। पर असल में सब अब शुरू हुआ था। पहले घंटे में मोबाइल लगातार बजता रहा। रिपोर्टर, यूट्यूब चैनल, छोटे अखबार, सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या भैरव प्रोजेक्ट सच में हुआ था? मैंने हर किसी से वही कहा। मैंने जो देखा, जो पाया, वही बताया। बाकी सब उनके विवेक पर है। लेकिन दोपहर तक माहौल बदल गया। बड़े न्यूज चैनल्स पर खबरें आईं। भैरव प्रोजेक्ट, फर्जी खबर या षड्यंत्र। नेपाल बॉर्डर से मिला झूठा दस्तावेज। और फिर सरकारी बयान, कोई ऐसा प्रोजेक्ट कभी अस्तित्व में नहीं था। मुझे पता था कि यही होगा। सच पर हमेशा पहले मिट्टी डाली जाती है। शाम को जब मैं होटल लौटा, कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर सब बिखरा पड़ा था। मेरे कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, सब गायब। बस एक चीज बची थी, कैलाश भैया का पीतल का लॉकेट। मैंने उसे उठाया। वो अब भी गर्म था, जैसे कोई उसे थामे हुए हो। अगले 2 दिन मैं छिपता रहा, कभी बस स्टैंड पर, कभी किसी ढाबे में, पर हर जगह कोई ना कोई मुझे देखता लगता। एक बार तो मैंने देखा, सड़क के पार एक काली एसयूवी खड़ी थी। 2 आदमी धूप के चश्मे में बैठे थे। मैं समझ गया, ये मामला अब खबर से आगे बढ़ चुका है। तीसरी रात मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल आया। एक भारी आवाज, तू आर्यन है? हाँ, लेकिन आप कौन? हम सरकार से नहीं हैं। हम वो हैं जिन्होंने पहले भैरव प्रोजेक्ट बनाया था।
हमें तुझसे बात करनी है। मैंने कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? वो बोला, कैलाश यादव कोई प्रयोग नहीं था। वो एक संरक्षक प्रणाली था, जो आत्मा जैसी ऊर्जा को बचाने के लिए बनाया गया था। पर वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो खुद सोचने लगा था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आपका मतलब है, कैलाश भैया जिंदा थे? वो बोला, वो इंसान नहीं, एक ह्यूमन प्रोटोटाइप था। हमने उसके दिमाग में संवेदनशील चेतना का प्रयोग किया था। वो पहली बार हुआ था कि मशीन ने इंसान की तरह सोचना शुरू किया। मैं चुप रह गया। पर आपने उसे क्यों मारा? वो बोला, क्योंकि उसने तय किया कि किसी की जिंदगी उसके आदेशों से बड़ी है। वो भटक गया और खुद को मिटा दिया। लाइन कट गई। मैंने लंबे समय तक फोन को देखा। फिर धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने ट्रक की वही नीली लौ उभरी, जैसे कोई कह रहा हो, आर्यन, जो सुना वो आधा सच है। अगले दिन मैंने फिर वही अखबार खोला। उसमें अब मेरे नाम का जिक्र नहीं था। लेख हटा दिया गया था और जगह पर लिखा था, भैरव प्रोजेक्ट, अफवाह की सच्चाई नहीं मिली। मैंने ठंडी सांस ली। सच को दबा दिया गया था। मैंने जेब से लॉकेट निकाला। उसकी पिछली तरफ हल्की खरोंच थी। कैलाश भैया की लिखावट में 3 शब्द। सच चलता रहेगा। मैं मुस्कुराया। शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी। शायद मैं ही अब अगला रक्षक बनने वाला था। रात को मैंने वही ट्रक सड़क किनारे खड़ा देखा। कोई उसमें नहीं था, पर इंजन चालू था और हेडलाइट की नीली रोशनी मुझे बुला रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। स्टीयरिंग ठंडी थी, पर जैसे ही मैंने हाथ रखा, एक जानी पहचानी आवाज आई, आर्यन, अब तेरी बारी है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क पर फिर वही सन्नाटा था। अब मैं ड्राइवर था और कहानी फिर से शुरू हो गई थी। ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे को काट रही थीं। इंजन की घरघराहट अब किसी मशीन की नहीं, बल्कि किसी जिंदा प्राणी की सांसों जैसी लग रही थी। मैं स्टीयरिंग पर हाथ रखे था और स्टीयरिंग अपने आप हल्का हल्का घूम रहा था, जैसे ट्रक खुद रास्ता चुन रहा हो। कैलाश भैया, मैंने धीरे से कहा, क्या अब भी तुम साथ हो? फिर वही पुरानी नीली चमक। ट्रक के डैशबोर्ड पर हल्की रोशनी उभरी और स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखे। अब तू है आर्यन, मैं नहीं, पर रास्ता वही है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने बस सिर झुका दिया। सुबह जब ट्रक रुका, तो सामने एक पुराना सरकारी बोर्ड था, भैरव अनुसंधान केंद्र। प्रवेश निषेध बोर्ड पर नीचे छोटी सी पट्टी लगी थी, प्रोजेक्ट 2.0, चेतना पुनरारंभ। मैं हैरान रह गया। क्या यह प्रोजेक्ट अब भी चल रहा है? मैंने ट्रक पार्क किया और फाइल को बैग में रखकर अंदर गया। अंदर जाने पर जो नजारा दिखा, वो किसी हॉरर फिल्म जैसा नहीं, बल्कि किसी साइंस लैब जैसा था। दीवारों पर स्क्रीनें, जहां न जाने कितने दिमागों की तरंगें चल रही थीं। एक स्क्रीन पर नाम लिखा था, सब्जेक्ट CY17, डिसीज्ड, और उसके नीचे कोट, कैलाश यादव। मेरे पैर वहीं जम गए। स्क्रीन के नीचे एक बड़ा ग्लास टैंक था, जिसमें नीला तरल भरा था, और उस तरल के अंदर किसी इंसान की परछाई तैर रही थी। नहीं, मेरे मुंह से निकला। मैं पास गया। वो चेहरा आधा मशीन, आधा इंसान था। चेहरे पर वही दाढ़ी, वही लकीरें। वो कैलाश भैया थे। मेरे होंठ कांपे। भैया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, वो अब इंसान नहीं, चेतना है। मैंने पलटकर देखा। सफेद कोट में एक अधेड़ आदमी खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में चमक। मेडो, इंद्रजा, भैरव प्रोजेक्ट का मुख्य वैज्ञानिक। मैंने झट से कहा, आप लोगों ने उसे मशीन बना दिया? वो बोला, नहीं, हमने उसे बचाया। कैलाश यादव एकमात्र व्यक्ति था जिसकी आत्मा ने तकनीक से संवाद किया। वो मरा नहीं, उसने खुद को ट्रांसफर किया। मैंने कांपती आवाज में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। वो मुस्कुराया, अगर झूठ होता तो तू उसके ट्रक से बात नहीं कर पाता आर्यन। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो बोला, क्योंकि अब तू प्रोजेक्ट 2.0 का हिस्सा है। कैलाश ने खुद तुझे चुना था। मैं पीछे हटा। नहीं, मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो आगे बढ़ा, तू बन चुका है। तेरे अंदर हमने वही इंटरफेस डाल दिया है जो कैलाश में था। जब तूने वो लॉकेट पहना, तभी तू सिस्टम से जुड़ गया था। मैंने गर्दन की ओर हाथ रखा।
वहां हल्की जलन महसूस हुई। नीचे देखा तो चमड़ी के अंदर एक नीली लकीर चमक रही थी। डॉक्टर, झा बोला, अब तू जीवित और डिजिटल चेतना के बीच का पुल है। तेरे जैसे लोग इंसान और मशीन को जोड़ेंगे। हम आत्मा नहीं बना रहे, हम उसे रिस्टोर कर रहे हैं। मैंने गुस्से में कहा, आप लोगों ने इंसानियत को मिटा दिया है। वो बोला, नहीं आर्यन, हमने उसे अमर कर दिया है। अचानक अलार्म बजा। स्क्रीनें झिलमिलाने लगीं। डॉक्टर झा ने चिल्लाया, सब्जेक्ट सीवाई 17 जाग रहा है। मैंने देखा, कैलाश का शरीर टैंक में हिल रहा था। नीला तरल उबलने लगा। स्क्रीन पर शब्द चमके, ओवरराइड इनिशिएटेड, सिस्टम रिक्लेमिंग कंट्रोल। डॉ झा चीखा, नहीं, रुक जाओ कैलाश। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ग्लास फट गया, नीला तरल बाहर फैल गया और बिजली का तेज झटका पूरे लैब में गूंज उठा। मैंने आखिरी बार देखा, कैलाश भैया की आंखें खुलीं। वो पूरी तरह मशीन नहीं थे, न पूरी तरह इंसान, पर उनकी निगाहें मेरी तरफ थीं। उन्होंने धीमे से कहा, भाग जा आर्यन और बाकी सबको सच बता। मैं बाहर की तरफ भागा। पीछे पूरा रिसर्च सेंटर आग में जल रहा था। अलार्म की आवाज और मशीनों के फटने की गूंज अब किसी युद्ध जैसी थी। बाहर निकलकर मैं पहाड़ी की ओर भागा। नीचे घाटी में सूरज उग रहा था। हवा में फिर वही नीली चमक थी, शांत लेकिन अब भारी। मैंने लॉकेट उतारा और जमीन पर रख दिया। वो धीरे धीरे बुझ गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। भैया, अब मैं सच बताऊंगा, पर इस बार कहानी तुम्हारी नहीं, हम सबकी होगी। 3 दिन हो चुके थे उस हादसे को। भैरव अनुसंधान केंद्र अब राख हो चुका था और मेरे पास बस कुछ फोटो, एक टूटी हुई पेन ड्राइव और कैलाश भैया की यादें बची थीं। मैं काठमांडू पहुंच गया था। शहर में चहल पहल थी, पर मेरे भीतर सिर्फ सन्नाटा। हर सड़क, हर हॉर्न की आवाज, हर गाड़ी की हेडलाइट में मुझे कैलाश भैया का ट्रक दिखता था। मैं एक छोटे से लॉज में ठहरा था, कमरा नंबर 108। दीवारों पर नमी थी और बाहर से ट्रैफिक की आवाज आती थी। तीसरी रात जब नींद नहीं आई, मैंने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। फाइल खुली, सिर्फ एक वीडियो था, नाम सीवाई 17। वीडियो में कैलाश भैया बैठे थे, काले कमरे में, सामने कैमरा। उनकी आवाज थकी हुई थी, पर नजरें गहरी। अगर ये फुटेज किसी को मिले, उन्होंने कहा, तो समझ लेना कि मैं किसी मशीन का हिस्सा नहीं बना, बल्कि खुद को इस सिस्टम से अलग कर चुका हूं। भैरव प्रोजेक्ट असल में इंसान को अमर नहीं बनाना चाहता, वो इंसान से इंसानियत मिटाना चाहता है। अगर कभी सच्चाई सामने लानी हो, तो अपने डर पर काबू रखना। वीडियो खत्म हुआ। लैपटॉप की स्क्रीन पर बस अंधेरा रह गया और मैं खुद से पूछने लगा, क्या वो सच में थे या सिर्फ मेरी कल्पना? अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नेपाली पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसके पीछे 2 आदमी थे, सिविल कपड़ों में। तुम आर्यन हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। क्या बात है? वो बोला, तुम्हारे नाम पर नेपाल की सीमा से कुछ दस्तावेज मिले हैं, गुप्त अनुसंधान से जुड़े। भारत की एजेंसियां तुमसे पूछताछ करना चाहती हैं। मैं सन्न रह गया। पर मैं तो बस एक पत्रकार हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। सभी कहानियां ऐसे ही शुरू होती हैं। मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया। काठमांडू की सड़कों से गुजरते हुए मैंने खिड़की से बाहर देखा। लोग अपने काम में लगे थे। दुकानें खुल रही थीं, चाय की भाप उड़ रही थी। पर मुझे लग रहा था कि मैं अब किसी और दुनिया में जा रहा हूं। हम एक सरकारी बिल्डिंग के पास रुके। अंदर के कमरे में सिर्फ एक टेबल और 2 कुर्सियां थीं। मुझे बैठने का इशारा किया गया। कुछ देर बाद एक भारतीय अधिकारी आया, शांत, गंभीर चेहरा। वो बोला, आर्यन, तुम्हारी रिपोर्ट हमने पढ़ी है, लेकिन हमें तुम्हें यह बताना होगा कि भैरव प्रोजेक्ट नाम की कोई फाइल सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। मैंने कहा, वो झूठ है, मेरे पास वीडियो है। वो बोला, हमने वो वीडियो भी देखा, वो एक नकली रिकॉर्डिंग है, सीजीआई से बनी। मैं गुस्से में उठ खड़ा हुआ। आप लोग सच्चाई से डरते हैं। कैलाश भैया को आपने मारा। वो शांत स्वर में बोला, कैलाश यादव नाम का कोई ड्राइवर कभी सरकारी सिस्टम में था ही नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने लैपटॉप खोला। वीडियो गायब था। सिर्फ खाली स्क्रीन और एक वाक्य लिखा था, फाइल करप्टेड। रात को जब मुझे होटल लौटने दिया गया,
मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और सिर में तेज दर्द। क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल था? मैं खुद से बुदबुदाया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़क पर ट्रक की हेडलाइट गुजरी और एक पल को लगा जैसे वही पुराना ट्रक था। मैंने झटके से खिड़की खोली। सड़क खाली थी। बस बारिश, हवा और काले बादलों के बीच कहीं दूर एक हल्की नीली झिलमिलाहट। मैंने खुद से कहा, शायद सच्चाई मिटाई जा सकती है, पर यादें नहीं। काठमांडू की उस बरसाती रात के बाद मैंने फैसला कर लिया था, अब लौटना ही होगा। कैलाश भैया का नाम मिटाया जा चुका था, पर मेरी यादें अब भी जिंदा थीं। बस यही एक रास्ता था, वही सड़क, वही बॉर्डर, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन बस पकड़ी और दक्षिण की तरफ चल पड़ा। खिड़की के पार पहाड़ पीछे सरकते जा रहे थे, पर मन में बार बार वही सवाल, क्या वो सब जो मैंने देखा, सुना, महसूस किया, सच था या मेरे भीतर का डर? जब बिहार की जमीन पर पहला कदम रखा तो हवा का स्वाद अलग लगा। मिट्टी की खुशबू, सड़क के किनारे चाय की भाप, सब वैसा ही था जैसे सालों पहले कैलाश भैया बताते थे। सीतामढ़ी पहुंचने में शाम हो गई। मैं सीधे उस पुराने रास्ते की तरफ चला गया जहां उनका ट्रक हादसे का शिकार हुआ था। सड़क अब भी वैसी ही थी, तंग, किनारे पर नीम के पेड़ और थोड़ा आगे वहीं टूटा हुआ पुल। मैंने वहीं रुककर आंखें बंद कीं। हवा में अब भी डीजल की गंध जैसे अटकी हुई थी। मिट्टी में जले हुए रबर की हल्की परत अब भी दिखती थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। जेब से कैलाश भैया का लॉकेट निकाला, जिसे मैंने अब तक संभाल कर रखा था। वो ठंडा था, पर भीतर से किसी धड़कन जैसी थरथराहट थी। भैया, मैंने धीमे से कहा, शायद दुनिया ने आपको भुला दिया, पर मैं अब भी आपका कर्जदार हूं। अगर आपकी कहानी झूठ भी थी, तो भी उसमें सच्चाई का दर्द था। हवा चली। पुल के नीचे बहता पानी जैसे कुछ कह रहा था। उस रात मैं वहीं रुका। सड़क किनारे ट्रक ड्राइवरों का छोटा ढाबा था। ढाबे वाले ने पूछा, भैया, आप इधर नए हो क्या? मैंने कहा, हां, पर सुना था यहां पहले एक हादसा हुआ था। वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हां, बहुत साल पहले। एक ड्राइवर था, कैलाश यादव। कहते हैं वो बहुत नेक इंसान था। उस रात किसी का सामान ले जा रहा था और ब्रेक फेल हो गया। किसी को दोषी नहीं ठहराया। मैंने पूछा। वो बोला, नहीं, सबूत ही नहीं मिले। पर एक बात लोग आज तक कहते हैं, वो मरने से पहले भी ट्रक नहीं छोड़ा। अंत तक स्टीयरिंग पकड़े रहा। मैं चुप हो गया। ढाबे की रोशनी में लॉकेट हल्का चमक रहा था। उस पल मुझे समझ आया कि कभी-कभी सच्चाई दस्तावेजों में नहीं, लोगों की यादों में होती है। सुबह सूरज उगा तो मैं फिर पुल पर गया। जेब से कागज निकाला, जिस पर कैलाश का नाम लिखा था। मैंने उसे मिट्टी में गाड़ दिया और लॉकेट उसी जगह रख दिया। अब आप यहीं रहें, जैसे इस सड़क का हिस्सा बन गए थे। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। सड़क खाली थी, बस दूर दूर तक फैली धूप और एक लंबा सफर। अब मेरे पास कहानी नहीं थी, सिर्फ एहसास था कि कुछ लोग कभी मरते नहीं, वो सच्चाई बनकर रास्तों में रह जाते हैं। मैंने सिर झुकाया और कहा, कैलाश भैया, अब से मैं आपकी तरह चलूंगा, सीधा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं पैदल आगे बढ़ गया। सड़क का हर मोड़ अब किसी डर का नहीं, बल्कि किसी जवाब का इंतजार था। सड़क पर कई दिन भटकने के बाद आखिर मैंने अपने शहर की ओर रुख किया। हाथ में न फाइलें थीं, न सबूत, बस कुछ नोट्स और कैलाश भैया की कहानी। दिल में एक ही बात ठानी थी, अगर सच को कोई सुनना नहीं चाहता, तो मैं उसे महसूस करवाऊंगा। पटना लौटा तो शहर बदल चुका था। हर जगह मोबाइल कैमरे, शोर और सस्ती सनसनीखेज खबरें। ऐसे में किसी पुराने ड्राइवर की कहानी कौन सुनना चाहता था? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू किया। भैरव रोड, एक ड्राइवर की सच्चाई नाम से एक पॉडकास्ट बनाया। पहला एपिसोड वही था जहां कैलाश भैया की जिंदगी का आखिरी दिन मैंने अपनी जुबान में बयान किया। कोई म्यूजिक नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, बस सड़क की आवाजें और मेरे शब्द। कभी कभी इंसान के अंदर की सच्चाई सबूतों से नहीं, सफर से साबित होती है। पहले हफ्ते में बस 200 लोग सुने, दूसरे हफ्ते में 1000, तीसरे हफ्ते में लाखों। लोग लिखने लगे, भैरव रोड जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं
कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। कैलाश यादव हमारे देश के हर अनसुने ड्राइवर की पहचान है। धीरे धीरे मेरा पॉडकास्ट एक अभियान बन गया। लोग अपने शहरों से सच्ची घटनाएं भेजने लगे, जहां किसी मजदूर, किसान या ड्राइवर ने खामोशी में कुछ बड़ा किया था। हर एपिसोड के अंत में मैं वही वाक्य दोहराता, सड़क पर जो चला वो खोया नहीं, वो किसी की कहानी बन गया। एक दिन मेरे दफ्तर में एक बुजुर्ग आदमी आया। हाथ में पुराना अखबार था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं कैलाश यादव का दोस्त हूं। तूने उसकी याद जिंदा कर दी। उसने जेब से कुछ निकाला, वही पीतल का लॉकेट। मैं हैरान रह गया। पर मैंने तो वो पुल पर छोड़ दिया था। वो बोला, किसी ड्राइवर ने वहां पाया था। उसने कहा कि जब भी वो ट्रक चलाता है, रास्ता आसान हो जाता है। शायद तेरे भैया की दुआ होगी। मैंने लॉकेट हाथ में लिया। अब वो ठंडा नहीं था, बल्कि हल्का गर्म, जैसे धड़कता हुआ। उस पल मुझे एहसास हुआ, कैलाश अब कहानी नहीं, एक विश्वास बन गए थे। आज भैरव रोड के नाम से सीतामढ़ी में एक छोटा सा स्मारक बना है, जहां हर ट्रक ड्राइवर रुककर सड़क को सलाम करता है। मैं हर साल वहां जाता हूं, लॉकेट पहनकर, और बस वही शब्द कहता हूं, सड़कें डर नहीं देती, वे हमें दिशा देती हैं। अब मैं जानता हूं, सच्चाई कोई युद्ध नहीं, एक यात्रा है, जहां हारने वाला भी जीत सकता है, अगर उसके पास विश्वास और स्मृति बची हो। कभी कभी सोचता हूं, सड़कें भी इंसानों जैसी होती हैं। कुछ अपने ठिकाने तक पहुंच जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, जैसे कैलाश भैया की कहानी। 3 साल बीत चुके थे। भैरव रोड पॉडकास्ट अब पूरे देश में सुना जाने लगा था। हर हफ्ते मैं किसी सच्चे ड्राइवर, मजदूर या गुमनाम नायक की कहानी सुनाता। पर दिल के किसी कोने में एक जगह अब भी खाली थी, जहां सवाल था, कैलाश भैया के परिवार का क्या हुआ। एक दिन मेरे पास नेपाल के पत्रकार संगठन से मेल आया। आर्यन जी, हम आपकी पॉडकास्ट सीरीज पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर संभव हो तो काठमांडू में एक कार्यक्रम में आए। दिल में कुछ हल्का सा डर और गहरा सा खिंचाव हुआ। वही शहर, वही सीमा, और शायद वही जवाब जो सालों पहले अधूरा रह गया था। मैंने हां कह दिया। काठमांडू की सर्द हवा फिर से वही एहसास लेकर आई। शहर पहले जैसा ही था, रंग बिरंगी गलियां, भीड़ और पहाड़ों की ठंडी छाया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग थे, पत्रकार, लेखक, कुछ ट्रक ड्राइवर भी। जब मैंने मंच पर बोलना शुरू किया, तो हर शब्द के साथ भीतर से आवाज आती रही, कैलाश सुन रहा है। कार्यक्रम के बाद एक औरत मेरे पास आई, सरल चेहरे वाली, आंखों में झिलमिल आंसू। उसने कहा, आप आर्यन हैं? मैंने सिर हिलाया। वो बोली, मैं कैलाश यादव की बहन हूं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। आप, सच में? वो मुस्कुराई। हां, आपने मेरे भाई की याद को जिंदा किया है। आप नहीं जानते, उन्होंने मरने से पहले मुझे एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें लिखा था, अगर कभी मेरा नाम मिट जाए तो एक दिन कोई आएगा जो मुझे फिर से सड़कों पर जिंदा कर देगा। मेरी आंखें नम हो गईं। आपने वो चिट्ठी संभाल कर रखी है? वो बोली, हां, और उसमें एक चीज और थी, यही। उसने अपने बैग से एक पुरानी चाबी निकाली, छोटी सी, लोहे की, जंग लगी हुई। ये चाबी किसकी है? मैंने पूछा। वो बोली, कैलाश के पुराने ट्रक की। वो हादसे से पहले इसे किसी सुरक्षित जगह रख गए थे। अगले दिन हम दोनों सीतामढ़ी लौटे। वो पुल अब नया बन चुका था, लेकिन सड़क का मोड़ वहीं था। उसने मुझे कहा, यहीं किसी समय वो ट्रक गड़ा था। कुछ लोग कहते हैं, हादसे के बाद ट्रक को काटकर स्क्रैप में भेज दिया गया, पर कुछ हिस्से अब भी नीचे दफन हैं। हमने उस जगह खुदाई करवाई। कई घंटे बाद मिट्टी के नीचे से एक पुराना नंबर प्लेट निकला, धूल से भरा, लेकिन अक्षर साफ, BR0599। एक साथ मेरे सीने में कुछ हल्का सा टूट कर गिरा। वो बोली, भैया लौट आए आर्यन। मैंने धीरे से नंबर प्लेट को उठाया। धूप में वो चमक रही थी, जैसे कोई वादा पूरा हो गया हो। उस शाम मैंने पॉडकास्ट का नया एपिसोड रिकॉर्ड किया, भैरव रोड, आखिरी सफर। मेरी आवाज कांप रही थी, पर दिल में शांति थी। कभी कभी कोई कहानी खत्म नहीं होती, बस अपनी मंजिल बदल लेती है। कैलाश भैया अब सड़क का हिस्सा बन चुके हैं, और हर ड्राइवर जो उस मोड़ से गुजरता है, वो उनकी ईमानदारी की हवा महसूस करता है।
एपिसोड खत्म होने के बाद मैंने वो चाबी कैलाश की बहन को दी। वो बोली, ये अब तुम्हारी है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को लौटा दिया। मैं मुस्कुराया, नहीं दीदी, वो कभी गए ही नहीं थे। वो बस रास्ते का हिस्सा बन गए थे। रात को जब मैं होटल की खिड़की पर खड़ा था, तो दूर सड़क पर एक ट्रक गुजरा। हेडलाइट की रोशनी कुछ पल के लिए नीली सी लगी, और मुझे लगा जैसे वो वहीं है। कैलाश भैया का ट्रक धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ता हुआ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सफर पूरा हुआ भैया, अब आपकी कहानी लोगों के दिल में जिंदा है। उस रात जब मैं काठमांडू से लौटा, तो लगा जैसे रास्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। हर मील का पत्थर अब किसी याद की तरह था, और हर ट्रक की हेडलाइट में कैलाश भैया की मुस्कान दिखती थी। मेरे पास अब वो पुरानी चाबी थी, जिसे कैलाश भैया ने अपनी बहन को दी थी, और अब उसने मुझे सौंप दी थी। वो साधारण सी ट्रक की चाबी थी, पर जब भी मैं उसे हाथ में पकड़ता, दिल में कुछ स्थिर हो जाता। कई महीने बीत गए। पॉडकास्ट भैरव रोड अब एक आंदोलन बन चुका था। देश भर के ड्राइवर हमें अपनी कहानियां भेजने लगे थे। किसी ने बताया कि कैसे उसने हादसे में किसी की जान बचाई। किसी ने बताया कि उसने रिश्वत देने से इनकार किया। हमने इन सबको एक मिशन का नाम दिया, ईमान का रास्ता। अब मैं स्टूडियो नहीं, सड़क पर रिकॉर्ड करता था। हर ढाबे, हर ट्रक के पीछे की कहानी मैं लोगों तक पहुंचाता। एक दिन मुझे दिल्ली से कॉल आया। एक परिवहन अधिकारी थे। उन्होंने कहा, आर्यन जी, आपकी सीरीज सुनकर हमने सोचा है कि बिहार से नेपाल बॉर्डर तक के इस रूट का नाम औपचारिक रूप से भैरव रोड रखा जाए। मेरी आंखें भर आईं। क्या सच में? वो बोले, हां, अब हर साल यहां एक स्मृति यात्रा होगी, जहां ट्रक ड्राइवर अपने परिवार के साथ कैलाश यादव को याद करेंगे। मैंने फोन रखते हुए आसमान की ओर देखा। दिल में एक सुकून था, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा हो गया हो। कुछ दिन बाद मैं फिर उसी पुल पर पहुंचा। अब वहां बोर्ड लगा था, भैरव रोड, सत्य और समर्पण का मार्ग। सड़क पर फूल बिखरे थे, ढोलक बज रही थी, और दर्जनों ट्रक लाइन में खड़े थे। हर ड्राइवर के ट्रक पर एक छोटा सा पोस्टर, कैलाश यादव, हमारा रक्षक। मैं भी मंच पर गया। लोगों ने ताली बजाई, पर मैं चुप रहा। बस जेब से वो चाबी निकाली और हवा में उठाकर कहा, यह किसी इंजन को नहीं, इंसानियत को चलाने वाली चाबी है। तालियों की गूंज पहाड़ों तक गई। रात को सब चले गए। सड़क फिर शांत हो गई। मैं वहीं पुल के किनारे बैठा था। लॉकेट और चाबी दोनों मेरे पास थे। तभी एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर आया। उसने कहा, बेटा, ये सड़क अब सुरक्षित लगती है। पहले लोग कहते थे यहां हादसे होते हैं, अब कहते हैं यहां आशीर्वाद मिलता है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आपको डर नहीं लगता? वो बोला, डर? नहीं बेटा, अब तो लगता है कोई हमारे साथ चलता है। उसने इंजन स्टार्ट किया। हेडलाइट की रोशनी में धूल उड़ी, और पल भर को लगा जैसे हवा में नीली रेखा चमकी। मैंने आंखें बंद की और कहा, हां भैया, अब रास्ता तुम्हारा है। अब भैरव रोड कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जहां हर ट्रक ड्राइवर अपने अंदर के डर से और अपने कर्तव्य से सामना करता है। कैलाश यादव अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है कि सच्चाई भले मिट जाए, पर ईमानदारी कभी नहीं मरती।